आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। हिंदी में इसे बोलते हैं परासरण। देखिए, हमने विसरण विधि पढ़ ली। विसरण में हमने क्या पढ़ा था? विसरण में हमें पढ़ा था कि अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, हम पढ़ चुके हैं। हमने फिर एक्टिव और इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया, यूनि ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया है, एंटी भी पढ़ लिया है और सिम भी पढ़ लिया है। ठीक है, हमने वाटर एंड प्लांट रिलेशनशिप भी पढ़ ली है। अब हम विसरण पे आ गए हैं जी। विसरण समझाइए। विसरण समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विलय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। इंग्लिश में कहा जाए तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूट वो है जो सॉल्वेंट में घुलते हैं और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। और अब तक का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। ये लो साहब, इतनी बात क्लियर। दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में पता होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसे सेल है, ये 2 लेयर से कवर है। क्या क्या कवर है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से अरेंजमेंट होता है, पता हो तो। ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। हिंदी में बोले तो चयनात्मक पारगम्यता। क्लियर? ये बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं जो परासरण समझाने वाली हूँ, जो ऑस्मोसिस समझाने वाली हूँ, इसके लिए टर्म्स क्लियर होनी जरूरी थी, जो मैंने क्लियर कर दी। नेक्स्ट, परासरण की डेफिनेशन क्या है? परासरण की डेफिनेशन है कि जो, अब देखो यहाँ पे सिस्टम क्या चेंज होगा? जल का उच्च सांद्रता से जल के निम्न सांद्रता की ओर गमन। आलो साहब, वहां पे तो कुछ और था, वहां पे तो कुछ अणु अणु की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो कुछ और ही है। यहाँ पे तो कुछ और ही है। नेक्स्ट, एक और परिभाषा बोलूं इसकी, कि जहां पर सॉल्यूट कम है वहां समझ जाओ वाटर ज़्यादा है, और जहां सॉल्यूट ज़्यादा है वहां समझ जाओ वाटर कम है। क्या यहाँ पे मैंने समझा दी थी ये बातें? ये मैंने प्रीवियसली समझा दी हैं। वाटर पोटेंशियल हाई, इट मीन्स अगर जल विभव ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? जल का विभव ज़्यादा है मतलब जल ज़्यादा है। जल ज़्यादा है मतलब उसमें सॉल्यूट कम है, मिलावट कम है। और अगर मैं बोलूँ कि जल का विभव कम है, जल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कम है, मतलब उसमें मिलावट ज़्यादा है सॉल्यूट की, तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। क्या मैं ये डेफिनेशन बोल सकती हूँ कि मूवमेंट कैसे हो रहा है जल का? जल का मूवमेंट हो रहा है अधिक विलय सांद्रता से, सॉरी, कम विलय सांद्रता से अधिक विलय सांद्रता की ओर। जहाँ पे सॉल्यूट कम है वहां से पानी निकल रहा है, और जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है वहां जाके जा रहा है। ये हो गया आपका परासरण। जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, जल का कम विलय से अधिक विलय की ओर गमन। ये है जी आपका परासरण। पर अब ये अधूरी है। ये जो पारगम्यता है ना, ये ऐसे ही नहीं होती। ये पारगम्यता ऐसे ही नहीं होगी। बीच में क्या होगी? एक झिल्ली होगी, जो मैं कोशिका झिल्ली बात कर रही थी ना, कोशिका झिल्ली, इसको क्रॉस करना होगा।
तब जाके इसे बोलेंगे परासरण। वाटर का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होना, किसको क्रॉस करके? कोशिका झिल्ली को क्रॉस करके। यही कहलाता है क्या? यही क्या कहलाता है? परासरण। अब जो परासरण है वो निर्भर करता है किस पर? जैसे मैंने विसरण बताया था कि विसरण निर्भर करता है कि सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, जिसको डिफ्यूज होना है, जिसको विसरण होना है। फिर मैंने बताया था टेम्परेचर जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा विसरण होगा। फिर मैंने उसके बाद में ये बताया था कि जितनी कम दूरी होगी ना, विसरण उतना ही बेटरली होगा। ये मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको, 5 चीज़ें बताई थी। उसी तरह परासरण भी निर्भर करता है। परासरण भी निर्भर करता है किस पे? प्रेशर पे। जितना दाब ज़्यादा होगा ना, परासरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब सांद्रता ज़्यादा होगी उस कंपाउंड की, उतना ही परासरण ज़्यादा होगा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही परासरण ज़्यादा होगा। जितनी दूरी कम होगी उतना ही परासरण ज़्यादा होगा। क्या मैं यहाँ पे क्लियर हूँ सबको? जिस जिस चीज़ पे निर्भरता थी वो मैंने सब क्लियर कर दी है। दाब ज़्यादा तो प्रेशर, अगर किसी चीज़ से प्रेशर लगाए जाओगे तो जल्दी से वो फटाफट एक फोर्स के साथ आर पार हो जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बहुत सांद्रता है तो क्या है, बहुत धक्के से बाहर निकलेगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो बाहर निकलेगा, जल्दी से परासरण हो जाएगी। दूरी जितनी हो सके उतनी कम रखो ताकि फटाफट इंस्टेंट रिजल्ट आए। अभी जो दाब है ना, इसके ऊपर एक प्रयोग भी करके दिखाया हुआ है। ये देखो, एक पिस्टन वाला प्रयोग है कि भाई दाब ज़्यादा लगाओगे तो ये लो परासरण ज़्यादा होगा, इस मेम्ब्रेन में चढ़ जाएगा पानी आगे। बस सिंपल यही है। अब इसमें क्या समझो, ये लो साहब, ये समझो। यहाँ पे सॉल्यूट कम है, विलय यहाँ पे कम है, वाटर यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है जी साहब। अब मुझे तो ये बताओ कि वाटर का गमन कहाँ होगा? बिल्कुल ये जो बना रखी है ना, ये झिल्ली है, ये डैश डैश, ये डिज़ाइन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपने पीएम साहब। तो वाटर का गमन किस साइड होगा? अधिक विलय से, सॉरी, कम विलय से अधिक विलय वालों की ओर। मतलब वाटर जहाँ ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ से वाटर कहाँ जाएगा? यहाँ पे, जहाँ पे कम है। ये परासरण। ये प्रयोग करके दिखाया है जो आपको अच्छे से पता है। ये जो दबाने का है, ये दाब का है, जो मैंने सब बताया ना, अभी दाब पे निर्भर करता है, ये दाब का है। ऑलराइट गाइस, लो जी, जीव द्रव्य कुंचन पढ़ लो जी। जीव द्रव्य कुंचन पढ़ लो। समपरासरी, अल्प परासरी, अति परासरी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। मैं 1 बाय 1 सबको समझा रही हूँ बजाय डेफिनेशंस पढ़ने। सबसे पहले मैं समझा रही हूँ अति परासारी। इसका ये मतलब है, देख लो इधर, अति, अति मतलब बाहर जो है विलय बहुत ज़्यादा है। बाहर जो है वो सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा है और वाटर बहुत ही कम है। क्या कहते हो? समझ गई बात? लेकिन मैंने एक सेल रख दी अंदर जिसमें सॉल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है। जिसमें सॉल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है, इस सेल में क्या है, ये जो अंदर कोशिका रखी है ना मैंने, ये जो सेल रखी है, इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूट तो क्या है कि कम है, बट वाटर बहुत ज़्यादा है। तो अब मुझे कोई बताएगा वाटर की मूवमेंट कहाँ से होगी? अगर ये सेल ए है और ये चीज़ है बी, ये अगर ए है और यहाँ पे है ये बी मीडियम, तो मुझे बताओ वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? अंदर से बाहर की ओर, ए से बाहर की ओर, बी में। तो क्या रिजल्ट मिलेगा इसका? इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? ये कोशिका क्या होगी? कोशिका का संकुचन हो जाएगा साहब, एकदम सिकुड़ जाएगी। अब मैं समझा रही हूँ आपको नेक्स्ट, क्या? अल्प परासारी।
मैंने फिर से एक कंटेनर बना लिया। अब की बार कंटेनर में पानी ज़्यादा कर दिया और सॉल्यूट रख दिए कम। लेकिन अब मैंने कोशिका ली, उसमें मैंने सॉल्यूट रख दिए ज़्यादा और वाटर ले लिया कम। मतलब ये जो ए मीडियम है, जो कोशिका है अपनी, उसमें क्या है, सॉल्यूट तो कर दिए मैंने ज़्यादा और वाटर कर दिया मैंने कम। और ये जो बी मीडियम है बाहर का, ये जो है, इसमें मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूट जो था उसको कर दिया कम और वाटर को कर दिया ज़्यादा। तो अब मुझे बताओ गमन किस ओर होगा, अधिक से कम की ओर, मतलब बी से ए की ओर। मतलब अब कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी, एकदम टुनटुन हो जाएगी, एकदम एकदम टर्जिड टुनटुन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सम परासरी। मैंने फिर से एक कंटेनर ले लिया जी साहब, बर्तन ले लेके बैठे रहो। जितने सॉलिड बाहर है, जितना पानी बाहर है उतना ही इस कोशिका के अंदर है। तो जितना बाहर जाएगा उतना वापस अंदर जाएगा, जितना बाहर जाएगा उतना अंदर जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये समपरासरी है, ये समपरासरी है। ठीक है, इसमें क्या होगी, कोशिका नॉर्मल रहेगी, फ्लैसिड रहेगी, एकदम ढीली ढाली, बस। इसमें फूल जाएगी और उसमें संकुचित हो जाएगी। ये लो सारा डायग्राम देख लो, ये देख लो, टुन टुन कब हो जाएगी, टुन कब हो जाएगी, पानी जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, टुन टुन हो जाएगी एकदम। इसमें क्या हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बाहर से वाटर अंदर की ओर आया है। ठीक है, बाहर से वाटर अंदर की ओर आया है। और देख लो यहाँ पे, जब बाहर से वाटर अंदर की ओर आता है तो उसे क्या कहलाते हैं, अल्प परासारी, अल्प परासारी, हाइपोटोनिक। और यहाँ देखो, इसमें देखो, इधर देखो, यहाँ से H2O बाहर, जल बाहर की ओर चला गया, ये बेचारी सिकुड़ गई। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि बाहर सॉल्यूट ज़्यादा थे, बहुत ही सॉल्यूट थे, सॉल्यूट तो ज़्यादा थे, मतलब विलय तो बहुत ज़्यादा था और वाटर कम था। मतलब अंदर की चीज़ वाटर बाहर चली गई तो ये सिकुड़ गई। ये हाइपरटोनिक है कंडीशन। और ये क्या है, ये क्या है, आइसोटोनिक है, समपरासारी। ये लो जी, खत्म हो गया आपका, क्या खत्म हुआ है आपका, ऑस्मोसिस खत्म हो गया। नेक्स्ट एंडोस्मोसिस, अंतःशोषण। अंतःशोषण, ये देखो, ये बहुत जरूरी है। ये जो अंतःशोषण की क्रिया है ना, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, अंतःशोषण में क्या होता है कि ये कोई ठोस चीज़ है आपके पास और इसे रख दिया आपने पानी में, तो ये क्या करेगी, जल को सोख लेगी। एक लकड़ी देखिए, लकड़ी, लकड़ी का कास्ट पानी में रख के देखो, देखो फूल जाएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें फूल जाती है, लकड़ी छोड़ो, कोई बीज रखो, कोई सीड रखो, फूल जाएगा। अपन भिगोते नहीं है क्या, वो मोठ वगैरह ये सब चीज़ें भिगोते नहीं है कि चना वगैरह, वो देखो सुबह देखना थोड़े से फूले मिलेंगे। बादाम देखा है, बादाम, बादाम भी फूले हुए मिलेंगे आपको, रख के देखना कभी। पोहा होता है, पोहा, पानी में भिगो देखो, फूल जाएंगे थोड़े से वो। तो ये अंतःशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। एक बार पढ़ लेते हैं। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है, डिफ्यूजन है। जब ठोस एवं कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसका कारण उसके आयतन में विशाल रूप में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। अंतःशोषण के अच्छा उदाहरण दे रखे हैं, बीज, अच्छा सीड, सूखी लकड़ी का जल के अवशोषण। ये देखो, ये बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल है बेटा, बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल है। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गति सांद्रता प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी सामग्रियां में पानी लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः यह आसानी से जल का अवशोषण कर लेती है क्योंकि ऑलरेडी इनमें पानी नहीं होता, दैट्स वाई ये अवशोषित कर लेती है। ठीक है गाइस। अच्छा, नेक्स्ट आता है लंबी दूरी तक जल परिवहन। मतलब एक तो शॉर्ट हाइट का प्लांट है, वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, और एक लॉन्ग हाइट का प्लांट है, वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। भाई क्या लगता है,
एनर्जी लगेगी, बिल्कुल लगेगा। डिफ्यूज़न होगा, बिल्कुल होगा। कैपिलर रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ऑस्मोसिस होगी, बिल्कुल होगी। सब कुछ होगा इसके अंदर। सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ भाई डिफ्यूज़न हो गया बस ख़त्म बात, ना 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 ना, बहुत सारी चीज़ें होएगी। सबसे पहला है सामूहिक थोक प्रवाह, मतलब मास ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर क्या होएगा, ये प्लांट है, ये प्लांट है, मास में फ्लो, यहाँ से रूट द्वारा क्या हुआ, रूट द्वारा क्या हुआ, छोटे प्लांट की बात कर रही हूँ, रूट द्वारा क्या हुआ, रूट द्वारा क्या हुआ, मुझे फटाफट बताओ। रूट द्वारा, मूल द्वारा जल का अवशोषण हुआ और प्लांट के ऊपर तक पहुंचा दिया। ये क्या, शॉर्ट हाइट वाले प्लांट्स में, शॉर्ट हाइट। गाइस क्लियर। अब मैं आपको बता रही हूँ मुख्य, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, वो मैं बताने वाली हूँ आपको, और वो है ट्रांसपिरेशन पुल। आपके इसमें पता नहीं दे क्यों नहीं रखा है। ट्रांसपिरेशन पुल इसके थ्रू जाता है, और मैं समझा भी चुकी हूँ कि प्लांट है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, बदले में क्या हो रहा है, जो लीफ होती है ना वो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया करती है। देखो ट्रांसपिरेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, H2O लॉस सराउंडिंग में जा रहा है, तने से फिर पानी पत्तियों में आ रहा है, फिर देखो जड़ें भी बनाती हूँ, सॉइल भी बनाती हूँ। अब क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन में क्या हो रहा है, H2O का लॉस हो रहा है। कहाँ से आ रहा है पानी, पत्तियों से। अब पत्तियों से जल किसके, कौन लेगा, अब जैसे पत्तियों के पास जल की कमी हो गई, पत्तियों के पास जल की कमी हो गई, अब इनको जल कौन देगा, इनको जल देगा तना, तने को जल। जब तने में जल की कमी हो जाएगी, पत्तियों को देते देते थक जाएगा ये, क्योंकि ये उड़ाया जा रहा है, ये इसको दिया जा रहा है, तो इसको भी तो कोई देगा है ना, इसको देगी मूल, ये इसको पानी देगी, मूल को भी तो कोई पानी देगा, मूल को पानी देगा सॉइल, मृदा। ये ट्रांसपिरेशन पुल है। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है, पता नहीं इसमें दे क्यों नहीं रखी है, सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है। ठीक है गाइस। और फ्लो, ये जाइलम के काम है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का काम करता है। फूड का, जैसे ये प्लांट है, लीफ ने क्या बनाया, खाना बनाया, तो ये क्या करता है, फ्लोएम क्या होता है, प्लांट के विभिन्न विभिन्न भागों तक खाने को पहुंचा देता है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी दिशाओं में ये खाने को पहुंचाता है। फूड ट्रांसपोर्टेशन एपोप्लास्टिक ने समझा दिया है, सिम्प्लास्टिक ने समझा दिया है, लेकिन इस चैप्टर में फिर से आया है तो मैं फिर से समझाऊंगी, फिर से आया फिर से समझाऊंगी। देखो, जड़ में अवशोषण होता है किसका, जल का, खनिज तत्वों का। कैसे होता है, सबसे बाहर देखो ये जड़ है, मैं ऐसे बनाती हूँ, जड़ें हैं, जड़ों में क्या पाए जाते हैं आपको पता हो तो, मूल रोम। तो यहाँ से मूल रोम से क्या हुआ, खनिज तत्वों का और वाटर का प्रवेश किस में हुआ, मूल रोम से हुआ एपिडर्मिस में, बाह्य त्वचा में। अब यहाँ से वाटर कहाँ गया, इसमें कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से किस में गया, एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस में किसे गया, पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से गया जाइलम में। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से अंदर, फिर एक लेयर और, फिर एक लेयर और, फिर एक लेयर और। ये जिस तरह से ये रूट बनाई गई है बच्चों, जिस तरह से ये रूट बनाई गई है, ये जैसे मूल रोम है, यहाँ से यहाँ वाटर गया, फिर यहाँ तक एक लेयर में, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, मतलब अंदर की ओर गमन हो रहा है, इनसाइड। यहाँ के कलेक्ट हो जाएगा सारा, और यहाँ से जाइलम ऊपर तक ले जाएगा। अब देखो इसमें यहीं पे समझा दिया सब कुछ, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला। एपोप्लास्ट वाला पाथवे क्या है और सिम्प्लास्ट वाला कौन सा, ये देखो इधर देखो, इधर देखो। अगर ये खाली अवकाश को कवर कर रहा है सिर्फ, ये देखो, ये सेल के अंदर एंटर ही नहीं हो रहा, कोशिका झिल्ली के अंदर एंटर ही नहीं हो रहा है, इस तरीके का क्या होगा, एपोप्लास्ट। मतलब खनिज तत्वों का, जल का परिवहन
सिर्फ बाहर बाहर से करेगा, इस सराउंडिंग से, देखो बाहर बाहर से, बाहर बाहर से, बट यहाँ आते साला रुक जाएगा। ये बाहर बाहर से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, पर यहाँ से रुक जाएगा। क्यों? यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाएगी जो बाधा डालती है किसमें? एपोप्लास्ट में। तो अब इसको दूसरे पाथ पे पकड़ना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा? सेल के अंदर से एंट्री होगी, ये वाला जो है सेल के अंदर से एकदम अंदर से काटती हुई जाएगी, एकदम काटती हुई जाएगी। फिर तो ना तो कैस्पेरियन स्ट्रिप रोक पाएगी, ना एंडोडर्म में, सब काटती जाएगी। इस प्रकार का जो पाथवे है वो सिम्प्लास्ट है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ इस चीज़ को। जो सिम्प्लास्ट है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, कोशिका के अंदर प्रवेश होकर जल का, खनिज तत्वों का परिवहन करती है। और एपोप्लास्ट क्या होती है? जो अवकाश है ना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच जो अवकाश है उसमें परिवहन करती है किसका? जल का, खनिज तत्वों का। अंडरस्टैंड गाइस? ये जो अवकाश है ना, इसको सच में बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, और इस तरीके के परिवहन को बोलते हैं अंतर कोशिकीय परिवहन। आई बात समझ में? एपोप्लास्ट क्या होता है? बाहर बाहर से परिवहन कर देते हैं। अब एपोप्लास्ट यहाँ पे रुक गया तो क्या होगा? इसको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अंदर प्रवेश किया मतलब अब ये सिम्प्लास्ट वाला पाथ पे फॉलो करेगा। क्लियर गाइस? तो वाटर है ना, इस तरीके से अंदर एंटर होते हैं। मैंने ये तो बोल दिया कि जड़ अवशोषित करती है, जड़ अवशोषित करती है, जड़ अवशोषित करती है। कैसे करती है अब दिख गया आपको? बाहर जल ज़्यादा था, ज़्यादा जल से यहाँ पे जल कम था तो यहाँ गई। अब यहाँ पे जल ज़्यादा हो गया तो यहाँ से अब इसमें जाएगी। अब यहाँ जल ज़्यादा हो जाएगा तो कम की ओर जाएगी। अब समझ, ज़्यादा से कम की ओर कौन जा रहा है? खनिज। तो यही तो बताया मैंने पराशरण बेटा, यही तो बताया मैंने पराशरण, कि जहाँ पे ये अधिक होते हैं ना तो अपने से कम की ओर गति करते हैं। फिर यहाँ पे एक दिन ये ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे गति करेंगे, यहाँ से इस तरह से गति करते करते ये टॉप, मूल से लेके एकदम टॉप पे शूट तक पहुँच जाएगा। इस तरह से वाटर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे पास ऑन करता करता, मतलब अपनी अधिक सांद्रता से कम की ओर, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। ये लो जी पहुँच जाएगा टॉप पे, एकदम एकदम टॉप पे पहुँच जाएगा। कौन? वाटर। और कोई भी खनिज लवण है, यहाँ तक कि फूड भी, वो पहुँच जाएगा टॉप तक। तो ये हो गया आपका पराशरण। ये जो चीज़ बताई है ना मैंने, ये समझा दी है मैंने। अरे वाह, चलो एक और डायग्राम। ये देखो, ये रेड वाला देखो, रेड वाला देखो, कोशिकाओं को भेदता हुआ जा रहा है अंदर। ये रेड पेन से करती हूँ, ये एकदम कोशिकाओं को भेदता हुआ जा रहा है। और जूम करूँ, ये देखो सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है? जल, खनिज तत्व एकदम कोशिकाओं को भेदता हुआ जाएगा अंदर। ये देखो भेदता हुआ जा रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा कौन सा द्रव्य कहाँ तक जाए, अंदर पहुंच जाएगा। बट बेचारा एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है? एकदम किनारे किनारे पे चलता है, जहाँ जहाँ अवकाश है ना वहाँ जाएगा। ये देखो अवकाशी जगह पे, अवकाशी जगह पे, अवकाशी जगह पे। और सिम्प्लास्ट एकदम तोड़ता हुआ जा रहा है अंदर। आई बात समझ में? एपोप्लास्टिक क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ पे जो कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है ना वो रोकती है। इस वजह से क्या है, इनको फिर बाद में ना सिम्प्लास्टिक पाथवे लेना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। ये ख़त्म हो गया जी। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये कुछ रूट प्रेशर्स, और क्या है आपके बचा है? अच्छा, ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ पे है, ट्रांसपिरेशन बताया गया है, रंध्रों का बताया गया है, और क्या है? अच्छा जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट में ये हो जाएगा रूट प्रेशर क्या होता है। मैंने समझा दिया है वैसे तो अच्छी तरीके से, लेकिन अब जब चैप्टर में इतनी बढ़िया से दिया हुआ है तो और बढ़िया से समझाना है। तो यहाँ तक अपना सिम्प्लास्टिक पाथवे हो गया और एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया है, ठीक है। और ये किसका पार्ट था? कहो ना कहो ये परासरण का ही पार्ट था एक तरह से। किस तरह से जाया जा रहा है देखो, लंबी दूरी तक। इसी तरह अधिक सांद्रता से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। देखो परास ऑस्मोसिस में कितना पढ़ लिया अपन ने, परासरण में देखो कितना पढ़ लिया आज, देख लो परासरण में कितना पढ़ लिया। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।